हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन और व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, व्हाट इज क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। जीवों का नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बीइंग। तो आइए देखते हैं क्या होता है नामकरण। नामकरण जैसे कि नाम किसी का रखना, नाम रखा जो जाता है उसे नामकरण कहते हैं। जैसे कि सभी जीव हैं, उनको जब खोज लिया गया यानी कि जब उन्हें समझ लिया गया कि हाँ वो इस फाइलम में रहेंगे, वो इस ऑर्डर में रहेंगे, वो इस फैमिली में रहेंगे और वो इस जीनस में रहेंगे, इस किंगडम में रहेंगे। तो जब इन सब जीवों को खोज लिया गया तो इन सब जीवों को खोजने के बाद ज़रूरत पड़ी नाम की, यानी कि उन्हें नाम कर दिया जाए। तो नाम उन्हें ऐसा दिया गया, कैरोलस लिनियस ने कहा कि उन्हें ऐसा नाम दिया जाए जो सभी जगह व्याप्त, यानी कि ऑमनीवोरस, वो सभी जगह हो, यानी कि वो सबके द्वारा अगर उसका नाम ले लिया जाए तो वो सब लोग उसे पहचान सकें। तो इस तरह से नामकरण की ज़रूरत पड़ी, यानी कि एक ऐसा नाम हो जो सबके द्वारा जाना जा सके और सब उसको अगर उसका नाम लिया जाए तो उसको सब लोग समझ सकें। जैसे कि आप ही लोग हैं, आप लोग के मान लीजिए घर का नाम कुछ और है, स्कूल का नाम कुछ और है, लेकिन आपका जो स्कूल का नाम होगा वो मे भी ऐसा नाम होगा जो सब जगह जाना जाएगा। वो घर में भी जाना जाएगा, मार्केट में भी जाना जाएगा और आप बाहर भी अगर जाते हो किसी रिलेटिव्स के यहाँ तो वो भी आपको शायद उसी नाम से बुलाएं। लेकिन अगर आपका जो घर का नाम होगा उसके नाम से आपको वो नहीं बुलाएं। तो इसी तरह से किसी भी जंतु या किसी भी पौधे का जो नाम है वो ऐसा रखा गया वो जो सबके द्वारा जाना जा सके। तो इस तरह से नामकरण की हमें ज़रूरत पड़ी और नामकरण की डेफिनेशन ही यही हुई कि जीवों की जो खोज के बाद उन्हें एक निश्चित नाम दिया गया, उन्हें एक डेफिनेट नाम जो दिया गया उसे ही क्या कहा गया, नामकरण कहा गया। जो कि यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हो लिखी हुई है, जीवों की खोज के बाद उसे दिया गया एक निश्चित नाम नामकरण कहलाता है। और ये नामकरण जैसे कि मान लीजिए आपने मक्का, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेज बोलते हैं, तो मक्का जो है उसका एक नाम हो गया मेज, एक नाम हो गया मकई, एक नाम हो गया बाली, और भी कई सारे नाम हैं उसके। तो ये सब उसके नाम हैं। तो मान लीजिए ये सब नाम अगर हम बोले कहीं बाहर जाते हैं तो मक्का का अगर नाम लेते हैं तो मे भी लोग ना समझ पाए, मकई का नाम ले तो शायद समझे, या मकई का नाम हम कहीं पर ले तो वो ना समझ पाए, वो बाली का नाम ले तो शायद समझ पाए। और हो सकता है इन तीनों का ही नाम लेने से वो ना समझ पाए, हो सकता है वो मेज के नाम से जान पाए। तो इस तरह से ये सारे नाम अगर लेने से ये सारे नाम जो है वो एक ऐसा नाम नहीं है जो सब जगह बोला जा सके। लेकिन अगर हम इसका साइंटिफिक नेम जिसका नाम है जिया मेज, इसका नाम अगर हम लेते हैं तो जिया मेज का नाम अगर हम लेते हैं तो वो ये है, ये वाला भी मेज होता है, ये वाला भी मेज होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों हो सकते हैं। तो ये है इसका साइंटिफिक नेम जिसमें ये है उसका जीनस और ये है इसकी स्पीसीज। तो जीनस और स्पीसीज मिलकर बनाते हैं साइंटिफिक नेम। और ये साइंटिफिक नेम जो अगर हम जिया मेज है, ये एक ऐसा ओमनिवोरस नेम है, मतलब ऐसा सर्वव्यापी नाम है जो सभी जगह जाना जा सकता है। अगर आप मक्का बोलते हो उसके बाद जिया मेज बोल देते हो तो वो शायद समझ जाए कि आप मक्के की बात यानी कि मेज की बात कर रहे हो। तो ये हुई बात हमारे नामकरण की। और इसी से हमें ये पता चलता है कि हमें नामकरण की आवश्यकता भी क्यों पड़ी। तो नामकरण की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि वो एक ऐसा नाम, उस नामकरण से एक ऐसा नाम हमें मिल गया जो सब जगह व्याप्त है, यानी कि सर्वव्यापी है, जिसको हम सब जगह से उस नाम से जान सकते हैं। उस स्पीसीज के बारे में या उस जीनस के बारे में हम जान सकते हैं कि आप किस स्पीसीज या किस जीनस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गई बात नामकरण की। अब हम बात करते हैं नामकरण प्रणाली या नामकरण की कितने प्रकार के नामकरण होते हैं। तो नामकरण जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विनाम नामकरण और एक होता है त्रिनाम नामकरण। द्विनाम नामकरण को इंग्लिश में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं और त्रिनाम नामकरण को ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो लेट्स सी व्हाट इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम नामकरण प्रणाली क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वीडन की जो वैज्ञानिक है, यानी कि स्वीडन साइंटिस्ट जो है कैरोलस लिनियस, उन्होंने ही वर्गीकरण दिया और उन्होंने ही नामकरण प्रणाली दी है। तो कैरोलस लिनियस ने सभी जीवों का नाम रखा और सभी जीवों के दो नाम रखे, मतलब जो नाम थे उनके जीवों के, उन्होंने उनके
जीवों के अनुसार उन्होंने क्या किया, उनके जीवों के नाम को दो भाग में विभाजित कर दिया। और जो दो भाग था वो था एक नाम, जो एक भाग जो था दो भागों में विभाजित किया। फर्स्ट जो था वो था जेनरिक नेम, और जो सेकंड था वो था स्पेसिफिक नेम। तो ये दो भागों में बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में हमें दो भाग में मिले। जो कैरोलस लीनियस स्वीडन साइंटिस्ट थे, उन्होंने नामकरण को दो भागों में या किसी भी जीव का जो नाम था उसको दो भागों में विभाजित कर दिया। एक जो भाग था वो था जेनरिक नेम और दूसरा जो भाग था वो था स्पेसिफिक नेम। जेनरिक का मतलब जीनस से है और स्पेसिफिक का मतलब स्पीसीज से है, यानी कि जेनरिक नेम में उसके जीनस को हम पढ़ेंगे और स्पेसिफिक नेम में उसके स्पीसीज को पढ़ेंगे। तो इन्होंने दो भागों में इसको बांट दिया। तो जेनरिक नेम, जिसको जो जीनस का नाम था वो जेनरिक नेम कहलाया, और जो स्पीसीज थी उसको स्पेसिफिक नेम से नाम से जाना गया। अब जैसे कि मान लीजिए किसी भी एक जंतु है जिसको आप लोग कैट बोलते हो, बिल्ली, तो इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है फेलिस डोमेस्टिकस। तो इसमें देखा जाए तो दो नाम है, एक फेलिस और एक है डोमेस्टिकस। फेलिस जो नाम हो गया वो किसका हो गया, वो जेनरिक नेम हो गया। स्पेसिफिक नेम जो हो गया वो क्या हो गया, डोमेस्टिकस हो गया। ऐसे ही अगर हम बात कर लें फ्रॉग की, जिसको मेढक कहा जाता है, उसका नाम होता है राना ट्रिग्रीना। तो जो राना है वो क्या हो गया, वो हो गया जेनरिक नेम, और टिग्रीना जो हो गया वो स्पेसिफिक नेम हो गया। ऐसे ही कई सारे नाम हैं, जैसे कि मैंगो को ले लें आप, तो मैंगो का जो नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा जो हो गया वो उसका जीनस हो गया, व्हिच इज द जेनरिक नेम, एंड इंडिका इज द स्पीसीज एंड इट इज द स्पेसिफिक नेम। तो इस तरह से जो द्विनाम नामकरण प्रणाली है उसमें जीवों का जो नाम था वो दो भागों में विभाजित हुआ। पहला नाम जो था वो था जेनरिक नेम का, और दूसरा नाम जो था वो था स्पेसिफिक नेम का। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखने वाली वो ये है कि जेनरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा, यानी कि जैसे कि इसको देख लें, एफ को देख लें, आर को देख लें, एम को देख लें, तो ये होगा हमेशा कैपिटल होगा। फेलिस का एफ, राना का आर, मैंगीफेरा का एम, जितने भी जेनरिक नेम होंगे तो जेनरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, एंड स्पेसिफिक नेम जो होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल में होगा। तो जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल में होगा। सेकंड ऑप्शन इसका ये है, जो याद रखना है आपको, द्विनामकरण प्रणाली में हो या त्रिनाम नामकरण प्रणाली में हो, जब भी साइंटिफिक नेम आप लिखोगे तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल में होगा। फिर जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों के नीचे अलग अलग अंडरलाइंस होंगी, एक में अंडरलाइन नहीं होगी। और ये भी नहीं है कि मान लीजिए जैसे मैंने टिग्रीना लिखा तो यहाँ पे जी आ रहा है, तो बहुत लोग होते हैं इसको छोड़ करके अंडरलाइन करते, तो ऐसा नहीं है, इसके साथ अंडरलाइन करनी है। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि बुक्स वगैरह में अंडरलाइन नहीं होती है, बिकॉज वो इटालियन लेटर में लिखा होता है, इटालियन में अच्छे लेटरों में लिखा होता है। मान लीजिए ऐसे लिखा होगा, और मे भी अलग कलर की पेन से लिखा होगा, तो इस तरह से बुक में लिखा रहता है। दैट मीन इटैलिक में अगर लिखा हुआ है तो वो भी साइंटिफिक नेम ही है। लेकिन अगर आप कॉपी कर रहे हो तो आपको जब लिख रहे हो तो दोनों चीज़ों को अलग अलग लिखनी है। मतलब फर्स्ट लेटर जेनरिक नेम का कैपिटल और स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल, अलग अलग अंडरलाइन, प्लस अंडरलाइन मस्ट है क्योंकि अंडरलाइन ज़रूरी है। लेकिन जो बुक्स वगैरह में होती है उसमें अंडरलाइन मस्ट नहीं होती है, वो कैपिटल लेटर में वो लिखा तो सब ऐसे ही रहता है, कैपिटल में स्मॉल में ही, लेकिन उसके नीचे अंडरलाइन ना होगा, उसको एक अलग कलर की पेन से लिख दिया जाता है और वो इटैलिक में लिखा हुआ होता है। तो ये हो गई बात हमारे साइंटिफिक नेम को लिखना कैसे है, और बायनॉमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम नामकरण प्रणाली क्या है। तो द्विनाम नामकरण प्रणाली को स्वीडन के जो साइंटिस्ट हैं कैरोलस लीनियस ने दिया, और कैरोलस लीनियस ने इसमें जो जीव थे उनके दो भागों, जीव के जो नाम थे उनको दो भागों में बांटा। पहला भाग जो था वो था जेनरिक नेम, और जो दूसरा भाग था वो था स्पेसिफिक नेम। जेनरिक नेम जीनस को शो कर रहा था,
और जो स्पेसिफिक नेम था वो स्पीसीज को शो कर रहा था। तो जेनरिक नेम जो लिखा जाता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से होता है और स्पेसिफिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल से होता है। दोनों अलग अलग अंडरलाइन होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 2-3 नाम पढ़े। कैट का होता है फेलिस डोमेस्टिकस, फ्रॉग का होता है राना टिग्रीना, मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका, और भी बहुत से नाम है, जैसे कि आप कोकोनट का ले लीजिए तो कोकोनट का होता है क्रोकस न्यूसिफेरा, क्रोकस न्यूसिफेरा। बनाना का ले लीजिए तो बनाना का होता है मूसा पैराडिसिका। ऐसे बहुत से नाम हैं जो साइंटिफिक नेम है जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को शो करते हैं। तो ये हमारा हो गया बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है त्रिनाम नामकरण प्रणाली यानी कि ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर। जैसे कि नाम से क्लियर है ट्राई, तो ट्राई का मतलब 3। तो इस नामकरण प्रणाली को भी कैरोलस लिनियस स्वीडन साइंटिस्ट ने दिया था। लेकिन द्विनाम नामकरण प्रणाली में क्या था, पहला एक जेनरिक नेम था और दूसरा स्पेसिफिक नेम था, यानी कि पहला नाम जो था वो वंश को और दूसरा नाम जो था स्पीशीज मतलब जाति को डिनोट करता था। लेकिन ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, 3 भाग होते हैं और तीनों भाग जो होते हैं वो फर्स्ट नेम जो होता है वो वंश को यानी कि जीनस, दूसरा भाग जो होता है वो जाति को यानी कि स्पीशीज को, और जो तीसरा भाग होता है वो होता है उपजाति को यानी कि सब स्पीशीज। तो इन तीनों भागों को ये जो नाम होता है ये नामकरण प्रदर्शित करता है। और ये नामकरण क्यों दिया गया, ये नामकरण किस लिए दिया गया, ये 3 नामकरण प्रणाली इसलिए बनाई गई क्योंकि इस नामकरण प्रणाली में ये देखा गया कि जैसे कि बहुत जीवों में अलग अलग जगह पर रहने के कारण उनके अंदर भिन्नताएं आ गई। तो जो भिन्नताएं आ गई, जैसे उनकी स्पीशीज में जैसे उनकी जातियों में भिन्नता आ गई, तो वो तो चलिए ठीक था कि वंश था और जाति में भिन्नता आ गई तो वो 2 नामकरण प्रणाली आ गई। लेकिन उन जाति के साथ साथ उनकी कई कई उपजातियां बन गई। मतलब उपजातियों का मतलब ये कि उस जातियों के अंदर भी कई सारी भिन्नताएं आ गई। मतलब वो जातियां जो थी, जैसे मान लीजिए कौवे का नाम था क्रो, जिसको बोलते हो आप लोग, तो क्रो का जो साइंटिफिक नेम है वो है कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस। तो ये ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर हो गया। फर्स्ट इज जीनस, सेकंड इज स्पीशीज एंड थर्ड इज सब स्पीशीज। ठीक, तो ये रियल में जो उनका नाम है मतलब जो मेन नाम क्रो का है वो कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस। लेकिन कई सारी जगहों पर उनके जो नाम थे उनमें भिन्नताएं पाई गई। जैसे कि मान लीजिए वो जो क्रो है वो बर्मा में अलग, भारत में अलग, श्रीलंका में अलग पाया गया। तो जो कौवा जो था मतलब जो भारतीय कौवा था यानी कि इंडियन क्रो जो था, तो उसका जो नाम था वो तो यही रह गया कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस। लेकिन कहीं अगर हम बात बर्मा के क्रो की करें तो उसका जो नाम था वो था कॉर्वस स्प्लेंडस इटेलियस। तो उसमें जो उसकी जो सब स्पीशीज थी यानी कि जो उपजाति थी उसमें क्या हुआ, उसमें अंतर देखा गया। तो जो बर्मा के जो कौवे का नाम था वो था कॉर्वस स्प्लेंडस इंसोलेंस होगा यहाँ पे। ये नाम देखा गया। तो इस तरह से देखा गया तो उनके अंदर जो भिन्नताएं देखी गई अलग अलग शहरों के हिसाब से, जो उनके में हैबिटेट मतलब वास स्थान में या निवास में जो विभिन्नताएं देखी गई उसके कारण जो उनके शरीर पर या उनकी फिजियोलॉजी पर जो असर पड़ा, तो उसके अनुसार उनकी जो उपजातियां थी वो भी उसमें भी चेंजेस देखे गए। तो उस चेंजेस के कारण जो इनके नाम थे वो डिफर हो गए। तो जैसे इंडियन क्रो की बात करें तो इंडियन क्रो का क्या नाम है, कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस। वर्मा में अगर ये श्रीलंका वर्मा के अगर क्रो की बात करें तो उसका नाम है कॉर्वस स्प्लेंडस आइसोलेंस। तो जो कॉर्वस है वो जीनस सेम है, उनका स्पीसीज भी सेम है, बट सब स्पीसीज जो है यानी कि उपजाति जो है वो क्या है, डिफर है।
तो इस तरह से जो डिफरेंस देखा गया, उनके विभिन्नताओं के जो विभिन्नताएं देखी गई उनकी शहरों के हिसाब से या वासस्थान के हिसाब से उनकी उपजातियों पर जो पड़ी, तो इस कारण जो भाग हुए नाम के वो 3 भाग हुए। और वो कौन कौन से हुए? वो जीनस का नाम हुआ, स्पीसीज का नाम हुआ और सब स्पीसीज का नाम हुआ। तो इस तरह से 3 भाग में जो नाम प्रणाली जो 3 भागों में बांटी गई, तो उसको क्या बोला गया? त्रिनामकरण प्रणाली। तो हमने द्विनामकरण प्रणाली पढ़ ली, त्रिनामकरण प्रणाली पढ़ ली। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं और वो है 5 जगत वर्गीकरण। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है 5 जगत वर्गीकरण। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हमें डिस्कस करना है वर्गीकरण का विभाजन, यानी कि वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार से विभाजित हुआ और कितने भागों में विभाजित हुआ। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख रहे हैं कि वर्गीकरण जो है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला जो है हमारा वो है किसके अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर, यानी कि लक्षणों के आधार पे, और सेकेंड जो है हमारा वो है हमारा अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम, यानी कि जगत के आधार पर। तो जगत के आधार पर पे हम बाद में बात करते हैं, पहले हम लक्षणों के आधार पर बात करते हैं। तो लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकरण दिया गया, यानी कि जो क्लासिफिकेशन दिया गया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर, वो क्या कहते हैं? उसमें तीन पॉइंट थे। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट था वो था कोशिका, जिसमें कोशिका की संरचना के आधार पर भी था और संगठन के आधार पर भी था। सेकंड था हमारा टॉपिक पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में। और थर्ड था हमारा श्रम विभाजन, यानी कि चाइल्ड लेबर और वर्क ऑफ डिवीजन या वर्क ऑफ लेबर। तो इस तरह से हम ये 3 लक्षण देखने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला लक्षण है वो है कोशिका जिसकी संरचना, यानी कि कोशिका की संरचना की अगर हम बात करें तो वर्गीकरण जो दिया गया तो वो कोशिका की संरचना के आधार पर दिया गया, यानी कि कोशिका जो है वो कैसी एक कोशिकीय है, वो कोशिकीय है, एक कोशिकीय है तो वो एक कोशिकीय पादप है या एक कोशिकीय जंतु है। तो इस तरह से उसकी संरचना और वो उसके बाहरी कोशिका के जितने भी कोशिकाएं हैं, यानी कि अंडापदवी जालिका जो है, राइबोसोम जो है और लाइसोसोम जो है, ये सब कैसी संरचनाएं दिखाई, ये किन किन लोगों में दिख रही है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मोडेस्माटा है, ये सारी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग हैं वो किस किस प्राणी में या किस किस जीवों में दिख रहे हैं, तो ये उनकी संरचना पर उसके अंदर पढ़ा गया। यानी कि उनके वर्गीकरण के आधार पर कोशिका की जो संरचनाएं हैं, जैसे जैसे हम वर्गीकरण हमारा बढ़ता गया, जैसे जैसे हम वर्गीकरण में आगे की ओर चलते गए, वैसे वैसे इनकी जो संरचनाएं थी वो क्या थी? सुदृढ़ होती गई, यानी कि मजबूत होती गई, यानी कि स्ट्रॉन्ग होती गई। तो कोशिका संरचना के आधार पर में हम देखा गया, हमने वर्गीकरण किया। फिर संगठन के आधार पर, संगठन में मतलब ये है कि क्या कोशिका जो थी वो कितनी थी, मतलब एक कोशिकीय थी, बहुकोशिकीय थी, संगठित थी। उनके संगठन के आधार पर मतलब ये कि उन्होंने कोशिका जो है वो कई सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक मतलब बना रही थी या नहीं, उनके संगठन से उत्तकों के मतलब संगठन से कोशिका अंग बन रहे थे या नहीं, अंग के संगठन से अंग तंत्र बन रहा था या नहीं, अंग तंत्र के संगठन से एक नए जीव का निर्माण हो रहा था या नहीं। तो इस प्रकार से उनके संगठन के आधार पर और उनके संरचना के आधार पर हमने वर्गीकरण पढ़ा। फिर है पोषण। तो पोषण यानी कि पोषण कैसा उसमें है? होलोजोइक है या होलोफिटिक है, दैट मीन जंतु सम है या पादप सम है, मतलब पादप द्वारा उनमें पोषण हो रहा है या जंतुओं के द्वारा पोषण हो रहा है। फिर दूसरी बात स्वपोषी है या परपोषी है। परपोषी है तो मृतोपजीवी है या कीट भक्षी है, कैसे पौधे हैं, कैसे पोषण हो रहा है उनमें, तो ये पोषण के अंतर्गत देखा जाएगा। फिर है श्रम विभाजन, श्रम का विभाजन, जो कि हम लोगों ने उत्तर में पढ़ा था। तो श्रम के विभाजन में हमने ये पढ़ा था कि कई सारी जो कोशिकाएं हैं, यानी बहुकोशिकीय जो जीव हैं, उनमें कई सारी कोशिकाएं पाई जा रही हैं और ये सारी कोशिकाएं क्या कर रही हैं? श्रम का विभाजन कर रही है, यानी कि विभाजित होकर फिर से न्यू सेल बना रही है, जो कि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, टिश्यू लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिकाएं पाई जा रही है, बहुकोशिकीय जीवों की जो कोशिकाएं हैं वो सारी मिलकर क्या बना रही है? उत्तक बना रही है, और वो उत्तक जो है वो विभाजित होकर फिर से नए उत्तक का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से कोशिकाओं का भी विभाजन हो रहा है, उत्तकों का भी विभाजन हो रहा है। तो इस तरह का जो विभाजन है वो क्या है? लगातार चल रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? श्रम विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये हो गया लक्षणों के आधार पर का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर, जिसमें हमने कोशिका संरचना के आधार पर उनका पढ़ा, फिर कोशिका संगठन के आधार पर पढ़ा, पोषण के आधार पर पढ़ा और श्रम विभाजन के आधार पर पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट वर्गीकरण, जिसके आधार पर है, और वो है किसके आधार पर? वो है जगत के आधार पर। तो आइए देखते हैं जगत के आधार पर कौन कौन सा वर्गीकरण हुआ है। तो जगत के आधार पर 3 वर्गीकरण हुए हैं। तो पहला वर्गीकरण है वो है द्विजगत वर्गीकरण।
तीसरा है त्रिजगत वर्गीकरण, और लास्ट है हमारा 5 जगत वर्गीकरण। तो ये जगत के आधार पर अगर वर्गीकरण की व्याख्या करनी हो तो जगत के आधार पर वर्गीकरण की 3 प्रकार से व्याख्या होगी। पहली होगी द्विजगत वर्गीकरण, दूसरी होगी त्रिजगत वर्गीकरण, और दूसरी होगी त्रिजगत वर्गीकरण, और तीसरी होगी 5 जगत वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं द्विजगत वर्गीकरण और त्रिजगत वर्गीकरण क्या है। तो आइए समझते हैं क्या होता है द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण तो लीनियस ने यानी कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है कैरोलस लीनियस, उन्होंने दिया था। और कैरोलस लीनियस ने जो द्विजगत वर्गीकरण दिया था उसमें 2 ही जगत बनाए थे, यानी कि नाम से क्लियर है द्विजगत यानी 2 किंगडम बनेंगे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, एंड इन दिस क्लासिफिकेशन द 2 किंगडम इज दिस टाइप। फर्स्ट इज प्लांटी एंड सेकंड इज एनिमेलिया, यानी कि पहला था पादप जिसको हम प्लांटी किंगडम बोलते हैं, और सेकंड था जंतु जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिमेलिया। तो प्लांटी किंगडम में हम सिर्फ पादप के बारे में पढ़ेंगे, और जंतु किंगडम यानी कि एनिमेलिया में हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर त्रिजगत वर्गीकरण यानी कि ट्राई किंगडम या ट्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसे दिया था E.H. हेकल ने। और E.H. हेकल ने जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो 3 किंगडम बताए थे वो थे प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा, यानी कि पादप जगत था, जंतु जगत था और प्रोटिस्टा जगत था। फिर बात आती है 5 जगत वर्गीकरण की, जिसको R.H. विटेकर ने दिया था। और R.H. विटेकर ने इन 5 जगत में ये 5 जगत दिए थे। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था कवक यानी कि फंजाई, चौथा था प्लांटी यानी कि पादप, लास्ट जो था वो था जंतु। तो ये हो गई बात जगत के आधार पर वर्गीकरण की और लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण की। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम 5 जगत वर्गीकरण के बारे में, क्योंकि ये 2 जगत के वर्गीकरण के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आपके सिलेबस में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसे R.H. विटेकर ने दिया था। और R.H. विटेकर ने वो 5 जगत में कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो इन 5 जगत के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।